विकास के सिर को चीरकर बीच से निकले काले साए को देखकर प्रशांत हक्का बक्का रह गया। वो साया बड़ा होता चला गया। उस साए ने काले रंग का एक लबादा सा ओढ़ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने चेहरे पर मेटल का मास्क लगा रखा हो। उस साए ने अपने हाथ में एक हंसिया पकड़ा हुआ था। अचानक वो साया विकास के माता पिता की तरफ आगे बढ़ा, जो अभी तक लड़ रहे थे। प्रशांत ने छोटे विकास की ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विकास के छोटे से शरीर से इतना बड़ा राक्षस कैसे बाहर आ सकता है। इतने में अचानक प्रशांत ने एक चीख सुनी। उसने पलट कर देखा तो उसका दिल दहल गया। उस काले साए ने विकास के पिता का सिर हंसिया से काट दिया था और वो कटा हुआ सिर लुढ़कता हुआ विकास की मां के कदमों में आ गिरा। ये देखकर उसकी मां की चीख निकल गई। उसके बाद वो काला साया विकास की मां की तरफ आगे बढ़ा और उसने उसका सिर भी काट डाला। विकास की मां और पिता के कटे हुए सिर जमीन पर लुढ़क रहे थे। पूरा फर्श खून से लाल हो गया था। ये दृश्य देखकर प्रशांत की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी काले साई की नजर प्रशांत पर पड़ी। वो प्रशांत की तरफ हंसिया लेकर बढ़ा। ये देखकर प्रशांत का पूरा शरीर सिहर उठा। अरे, अब ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अपने आप से ये कहते हुए प्रशांत ने भागना शुरू किया। प्रशांत भागता हुआ विकास के घर से बाहर निकला। वो सड़क पर भागता जा रहा था और काला साया उसका पीछा कर रहा था। तभी अचानक प्रशांत को पास में ही सीढ़ियां दिखाई दी। वो सीढ़ियां ठीक वैसी थी जैसी हेल्थ केयर हॉस्पिटल के पिछले हिस्से में बनी हुई थी। प्रशांत हैरानी से सीढ़ियों को देख रहा था और सोच रहा था कि ये सीढ़ियां कहां जाएंगी। प्रशांत ने पीछे पलटकर देखा तो पता चला कि काला साया उसके पीछे से गायब हो चुका था। तब जाकर उसने चैन की सांस ली। प्रशांत सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो सीढ़ियों के पायदान चढ़ने लगा, वैसे वैसे वहां की लाइट कम होती चली गई और वहां अंधेरा छाने लगा। प्रशांत चलते चलते एक दीवार के पास आया और उसने देखा कि वो दीवार स्थिर नहीं थी, बल्कि हिल रही थी और उसके ऊपर एक बड़ा सा लाल चंद्रमा जैसा कुछ बना हुआ था। प्रशांत ने इस तरह की दीवार पहले कभी नहीं देखी थी। उसने पास जाकर देखा, तब अचानक उस चंद्रमा ने मुंह खोला और उसमें से लाल खून बाहर निकला। प्रशांत घबरा गया और समझ गया कि वो दीवार नहीं है। वो बड़बड़ाया, अरे बाप रे, ये तो मौत का कुआं है, लेकिन ये जमीन की बजाय दीवार पर क्यों है? अभी वो हैरानी से ये सोच ही रहा था कि तभी उस दीवार से एक आदमी सफेद कोट पहने हुए बाहर आया। उस आदमी ने अपना सिर उठाया और बड़ी डरावनी हंसी हंसकर प्रशांत की तरफ देखा। प्रशांत सिहर उठा और सोचने लगा कि क्या वो विकास है। उसका अनुमान सही निकला, वो विकास ही था। लेकिन प्रशांत हैरानी के साथ सोचने लगा कि विकास चंद्रमा वाले मौत के कुएं से कैसे बाहर आया। कि तभी उसके सामने खड़े विकास ने अपना मुंह खोला और उसमें से पैने और नुकीले बड़े से दांत निकले और वो प्रशांत की तरफ बढ़ा। प्रशांत ने जल्दी से एक मंत्र पढ़ा और विकास के सपने से बाहर निकल आया। प्रशांत की दुकान के बेसमेंट में प्रशांत की नींद खुली। उसने पास में देखा तो विकास अभी भी सो रहा था। अब प्रशांत को समझ में आया कि विकास के सपने का पहला हिस्सा इसलिए इतना सुंदर और खुशनुमा था क्योंकि वो विकास ने खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज करके प्रशांत को वैसा दिखाया था जैसा वो दिखाना चाहता था। जबकि उस सपने का दूसरा हिस्सा देखने से पहले प्रशांत ने विकास के सबकॉन्शियस माइंड पर काबू कर लिया था और उसे हिप्नोटाइज कर दिया था। इसलिए सपने में आगे प्रशांत विकास की जिंदगी की काली हकीकत, जैसे कि वो साया और मौत का कुआं देख पाया था। लेकिन बेसमेंट में अभी तक सोया हुआ विकास इस बात से अनजान था कि प्रशांत ने उसके सपने में जाकर उसकी जिंदगी की वो हकीकत भी देख ली जो उसने सबसे छुपा कर रखी थी। प्रशांत ने सोते हुए विकास को उठाने की कोशिश की। उठ शैतान उठ, बहुत सो लिया तू, उठ अब। लेकिन विकास पर कोई असर नहीं हुआ। वो बहुत गहरी नींद में सो रहा था। आखिर प्रशांत ने एक आह भरी और पानी से भरा एक जग विकास के ऊपर डाल दिया।
कि तभी विकास चिल्लाकर उठा और अपने आसपास देखता हुआ बोला, अरे क्या हुआ? बारिश हो रही है? हाँ, खून की बारिश हो रही है, प्रशांत ने एकदम शांत भाव से कहा। विकास चौंक कर आसपास देखने लगा। जब उसने प्रशांत को देखा तब उसे याद आया कि वो कहाँ है। प्रशांत ने उससे सीधा सवाल किया, क्या तुम्हारा किसी मौत के कुएं से कोई संबंध है? और क्या तुम उसके नौकर हो? नींद से उठते ही ऐसा सवाल सुनकर विकास एक पल के लिए एकदम चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता लग रहा था कि उसका मौत के कुएं से कोई संबंध है और वो उसका नौकर है। विकास एकदम हड़बड़ा उठा और बोला, "हाँ, मौत मौत का कुआं? ये क्या होता है? ये तुम क्या बोल रहे हो? चलो मेरे साथ अपने हॉस्पिटल। उसके पीछे वाली दीवार में ऐसा कुछ खास है जो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। चलो, प्रशांत बोला। ये सुनकर विकास के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। वो हैरान था कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रशांत के पास कहां से आ गई। फिर वो समझ गया कि प्रशांत को उसके सारे राज पता चल गए हैं। उसने झट से अपनी आंखें बंद की और खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज करने की कोशिश की। उसने सोचा कि वो खुद को ज़ॉम्बी का रूप देकर प्रशांत को डराकर वहां से निकल जाएगा, लेकिन बेसमेंट में बने हुए लाल चिन्ह और आकृतियों की वजह से शायद उसका जादू चल नहीं रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नाकामयाब रहा। उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। यह जानकर विकास हैरान हो गया। उसने गुस्से से प्रशांत से पूछा, तुमने मेरे साथ क्या किया है? मेरा मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? अब मैं खुद को हिप्नोटाइज क्यों नहीं कर पा रहा हूं? प्रशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड मेरे कब्जे में है। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यह सुनकर विकास ने प्रशांत को गुस्से से देखा। उसका बस चलता तो वो प्रशांत को उसी वक्त मार देता, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। प्रशांत उसका इरादा भाप गया था। उसने फौरन अपनी जेब को थपथपाया और बोला, छोटे राक्षस, बाहर आ जाओ, भोजन तैयार है। यह सुनकर विकास हैरानी से यहां वहां देखने लगा कि प्रशांत किसको बुला रहा है। इससे पहले कि विकास कुछ समझ पाता, प्रशांत की जेब से छोटा राक्षस कूदकर बाहर निकला और अपने तीखे नुकीले दांत लेकर अपने भोजन यानी कि विकास पर टूट पड़ा और विकास को काटना शुरू किया। विकास उस छोटे से राक्षस को देखकर हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि यह अजूबा आया कहां से। छोटा राक्षस उसे काटता जा रहा था और वो चिल्ला रहा था। विकास छोटे राक्षस के हमले से परेशान हो गया। वो चिल्लाया, प्रशांत रोको इसे। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चलने के लिए तैयार हूं। प्रशांत बोला, बस करो छोटे राक्षस, लंच टाइम खत्म हो गया। अगर ये अंकल कोऑपरेट नहीं करेंगे ना तो तुम्हें इसका डिनर करा दूं। इतना कहने के बाद प्रशांत ने विकास की तरफ देखा और बोला, चले विकास। छोटा राक्षस फौरन प्रशांत की जेब में घुस गया। विकास एकदम शरीफ बच्चे की तरह खड़ा होकर चलने लगा, लेकिन उसकी नजर हैरानी से प्रशांत की जेब को ही देख रही थी। प्रशांत ने जल्दी से अपनी दादाजी वाली शववाहिनी को स्टार्ट किया और डॉक्टर विकास को लेकर उसके हॉस्पिटल पहुंचा और सीधा पिछले दरवाजे की उस दीवार तक गया जो उसने विकास के सपने में देखी थी। लेकिन उस दीवार को देखकर प्रशांत हैरान हो गया। वो दीवार एकदम मजबूत और स्थिर थी, वैसी नहीं थी जैसी उसे विकास के सपने में दिखी थी। प्रशांत ने सोचा कि शायद उस दरवाजे को खोलने का कोई और तरीका हो जो विकास ही जानता हो। इसलिए उसने विकास से कहा, चलो खोलो इस दीवार को। विकास ने नाटक करते हुए बोला, क्या बोल रहे हो प्रशांत? दीवार को कोई कैसे खोल सकता है? प्रशांत ने बिना कुछ रिएक्ट किए अपनी जेब थपथपा कर कहा, छोटे राक्षस, आज डिनर का टाइम जल्दी हो गया है, आ जाओ। ये सुनते ही विकास घबरा गया और जल्दी से दीवार की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, मैं खोल रहा हूं दीवार। विकास ने अपने एक हाथ को ठीक दीवार के बीचों बीच रखा और फिर मन में कुछ मंत्र पढ़ने लगा। इसी के साथ दीवार हिली
और फिर एक गुप्त दरवाजे की तरह दीवार खुल गई। दीवार खुलते ही अंदर उबलता हुआ खून दिखा और मौत के कुएं का रास्ता खुल गया। विकास के उस मौत के कुएं से जुड़े होने और फिर उसके इस अनोखे दीवार वाले गुप्त रास्ते को देखने के बाद प्रशांत को इस बात का यकीन हो गया था कि जिस तरह से प्रिया और मेनका उसके हॉस्पिटल से गायब हुई है, जरूर ऐसा ही कोई अनोखा गुप्त तहखाना भी होगा जहां विकास ने उन्हें छुपाया होगा। शायद वहीं से विकास का ये स्किन का कारोबार चलता होगा। वैसे तो प्रशांत को मौत के कुओं के बारे में पता था, लेकिन वो दीवार वाला कुआं कुछ अलग था और ज्यादा गहरा भी। प्रशांत को पूरा विश्वास था कि मेनका और प्रिया वहीं कहीं आसपास होगी। विकास ने प्रशांत से कहा, मैंने तुम्हारे कहने पर इसको खोल दिया है, अब जाओ और कर लो टूर। प्रशांत मुस्कुरा कर बोला, गाइड के बिना टूर कैसे हो सकता है, तुम भी चलोगे मेरे साथ। इससे पहले कि विकास कुछ बोल पाए, प्रशांत ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे मौत के कुएं में फेंक दिया और वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। अंदर घुसते ही शांत वातावरण में जैसे भूचाल आ गया। तेज हवाएं चलने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई ताकत उन्हें अंदर की तरफ खींच रही हो। उस शक्ति का प्रभाव इतना ज्यादा था कि वो दोनों पल भर में अंदर की तरफ खिंचते चले गए। अचानक प्रशांत की नजर दूर खड़ी एक भीड़ पर गई। उस भीड़ में आदमी, औरत, बच्चे सब थे। वो लोग एक बड़े से ज्योति कलश के सामने घुटनों के बल बैठे कुछ बुदबुदा रहे थे। प्रशांत हैरान था कि इसका क्या मतलब होगा, कौन है ये लोग। अचानक उसे याद आया कि इस चक्कर में वो विकास कहीं वहां से गायब ना हो जाए, इसलिए वो विकास के पीछे जल्दी से गया। प्रशांत का मकसद प्रिया और मेनका को ढूंढना था। उसने बिना वक्त जाया किए विकास से पूछा, प्रिया और मेनका कहाँ हैं? विकास फिर से ना नुकुर करने लगा। तभी प्रशांत ने बिना कुछ बोले अपनी जेब थपथपाई। विकास ये देखकर डर गया और बोला, आओ आओ मेरे पीछे। आगे बढ़ने पर प्रशांत और चौंका, क्योंकि एकदम बंजर सी दिख रही उस जमीन पर, जिसमें घास तक नहीं उग सकती थी, वहां एक आलीशान आधुनिक इमारत खड़ी थी। प्रशांत ने पास जाकर देखा और उसके मुंह से निकला, अरे ये तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग जैसी है। डॉक्टर विकास प्रशांत को उस हॉस्पिटल जैसी दिखने वाली बिल्डिंग के अंदर ले गया। अंदर का माहौल बाहर के वातावरण से अलग था। अंदर कोई खूनी मंजर नहीं था। वहां पर सब कुछ साफ सुथरा था। प्रशांत हैरान था कि उस मौत के कुएं के अंदर ऐसी बिल्डिंग विकास ने बनाई कैसे? क्या ऐसा संभव है? विकास आगे चलता जा रहा था और प्रशांत आंखें फाड़कर यहां वहां देखता हुआ उसके पीछे चलता जा रहा था। अंदर पूरी हॉस्पिटल जैसी बनावट थी। ऑपरेशन थिएटर भी बने हुए थे। एक ऑपरेशन थिएटर के सामने जाकर विकास खड़ा हुआ और बोला, "अ, यहाँ है मेनका।" विकास के मुंह से यह बात सुनते ही प्रशांत का चेहरा खिल उठा और उसकी आंखें भर आई। प्रशांत ने जल्दी से ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऑपरेशन थिएटर में ऐसा क्या दिखा प्रशांत को कि वो दंग रह गया था। क्या वहां पर सच में मेनका? जैसे ही डॉक्टर विकास ने कहा कि मेनका ऑपरेशन थिएटर के अंदर है, प्रशांत अपने आप को रोक ही नहीं पाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो अंदर मेनका की हालत देखकर वो कांप गया। मेनका जमीन पर बेसुध पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर गई हो। प्रशांत चिल्लाता हुआ उसके पास भागा, मेनका उठो, मैं आ गया हूं, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, आंखें खोलो मेनका। ये कहते हुए वो रो पड़ा, लेकिन मेनका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रशांत मेनका को जोर जोर से हिला रहा था, आंखें खोलो मेनका प्लीज। मेनका ने धीरे धीरे आंखें खोली। जैसे ही उसने प्रशांत को देखा वो चौंक गई। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सच में प्रशांत उसे बचाने वहां पर पहुंच गया था। तुम्हें ठीक देखकर मैं बहुत खुश हूं। मुझे तो लगा था कि तुम।
इससे पहले कि प्रशांत अपनी बात पूरी करता, मेनका उसके गले लग गई और रोने लगी। प्रशांत ने उसे सांत्वना दी और आसपास देखा। तुम यहाँ पर अकेली हो? प्रिया कहाँ है? मैं तो जब से यहाँ आई हूँ अकेली ही हूँ। मैंने प्रिया को कहीं नहीं देखा, मेनका बोली। ये सुनकर प्रशांत हैरान रह गया। उसने घूमकर विकास से प्रिया के बारे में पूछना चाहा, तो देखा कि वहां से विकास गायब हो चुका था। भाग गया साला, प्रशांत ने बोला। प्रशांत ने मेनका को सहारा देकर उठाने की कोशिश की। वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं था। वो बहुत कमजोर हो गई थी। मेनका बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई और उसने कहा, चलो प्रशांत, प्रिया को ढूंढते हैं। प्रशांत से मेनका की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था और मन ही मन वो खुद को इस बात का जिम्मेदार मान रहा था। वो उसे लेकर धीरे धीरे बाहर की तरफ आया। जैसे ही दोनों बाहर आए, उन्हें सामने विकास खड़ा दिखा। उसके साथ एक और आदमी खड़ा था। उस दूसरे आदमी ने भी डॉक्टर का कोट पहना था। ऐसा लगा जैसे वो दोनों उनके ही बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। प्रशांत ने चिल्लाकर पूछा, विकास, प्रिया कहाँ है? विकास ने हंसते हुए कहा, यहाँ मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम औरतों के पीछे पड़े हो। प्रशांत समझ गया कि विकास वापस से लड़ने के मूड में है। उसने जल्दी से मेनका को एक तरफ बिठाया और बोला, मेनका, तुम अपने आप को संभालना, मैं इनको देखता हूं। मेनका घबरा कर बोली, अपना ख्याल रखना प्रशांत। प्रशांत तेजी से विकास की तरफ बढ़ा और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन विकास को प्रशांत की ताकत का शायद अंदाजा नहीं था। थोड़ी देर में विकास के चारों खाने चित हो गए। मेनका खुश हुई, लेकिन तभी विकास के साथ खड़े दूसरे आदमी ने अपना डॉक्टर वाला कोट उतारा। उसका हट्टा कट्टा शरीर देखकर ही पता चल रहा था कि वो काफी ताकतवर है। उसने प्रशांत को किसी खिलौने की तरह उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसके बाद वो पहलवान प्रशांत के ऊपर बैठ गया। प्रशांत ने उससे लड़ते हुए उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन उठ नहीं पाया। और इसी बीच इस बात का फायदा उठाते हुए विकास ने प्रशांत को हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया। तुम अंदर से कमजोर होते जा रहे हो। तुम अंदर से कमजोर होते जा रहे हो। तुम अंदर से कमजोर होते जा रहे। ऐसा 3 बार बोलने के बाद विकास ने चुटकी बजाई। प्रशांत ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो वाकई में अब काफी कमजोर नजर आ रहा था। उस पहलवान डॉक्टर ने प्रशांत को कई घूंसे और लातें मारी। ये देख मेनका परेशान हो गई। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि वो पहलवान डॉक्टर वही है जिसकी बीवी आग में जल गई थी। मेनका ने उसी को हिप्नोटाइज किया था। मेनका ने फिर से उस पर वही पैंतरा अपनाया और बोली, तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा? वो तो तुमसे बहुत प्यार करती थी। ये सुनकर वो पहलवान डॉक्टर पलटा। उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी झुक रही थी। मेनका ने उसे हिप्नोटाइज करना जारी रखा और बोली, ये जो आदमी तुम्हारे पास खड़ा है, ये है असली गुनहगार। इसने तुम्हारी बीवी को मारा था। मेनका ने विकास की ओर इशारा करते हुए कहा। ये देखकर विकास हक्का बक्का रह गया। उसे नहीं पता था कि मेनका हिप्नोटाइज करना जानती है। वो जल्दी से अपने पहलवान दोस्त के पास गया और चिल्लाया, इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हें हिप्नोटाइज कर रही है। तुम सोना मत, उठो। लेकिन तब तक वो पहलवान डॉक्टर पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुका था और उसने विकास को अपनी बीवी का कातिल मानते हुए पीटना शुरू कर दिया। उन दोनों को आपस में भिड़वाकर मेनका जल्दी से प्रशांत के पास आई और उसे सहारा देकर उठाया। लेकिन अभी तक प्रशांत विकास के द्वारा किए हुए हिप्नोटिज्म के प्रभाव में था और बड़बड़ा रहा था, अब मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मेनका ने सोचा, अगर विकास हिप्नोटाइज करके प्रशांत को कमजोर बना सकता है, तो वो हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करके उसे फिर से ताकतवर क्यों नहीं बना सकती?
मेनका ने तुरंत प्रशांत को हिप्नोटाइज करके एक बहुत ही शक्तिशाली, मजबूत और तेज तर्रार भेड़िया बना दिया। ठीक उसी समय विकास ने उस पहलवान डॉक्टर को पीट पीट कर जमीन पर गिरा दिया और उसको मेनका के हिप्नोटिज्म से बाहर ले आया। फिर विकास ने खुद को और पहलवान डॉक्टर को हिप्नोटाइज किया और दोनों नर पिशाच बन गए, जिसकी वजह से अचानक उनके तीखे नुकीले दांत निकल आए थे। अब दो नर पिशाच एक तरफ और एक ताकतवर भेड़िया यानी प्रशांत दूसरी तरफ था। उनकी लड़ाई शुरू हुई। जबकि प्रशांत अकेला था और वो दो थे, फिर भी प्रशांत उन पर भारी पड़ रहा था। लेकिन प्रशांत इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता था। उसने फौरन अपने कोट की जेब थपथपाई और छोटे राक्षस को बाहर निकाला और बोला, छोटे राक्षस, नया भोजन आया है, भर लो पेट। फिर प्रशांत और छोटा राक्षस दोनों उन नर पिशाचों यानी विकास और उस पहलवान डॉक्टर पर टूट पड़े और उन दोनों को मार गिराया। उनके खात्मे के साथ ही अंत हुआ मौत के कुएं के दो गुलामों का। और इस तरह प्रशांत एक दो नहीं बल्कि चार चार मौत के कुओं का मालिक बन गया था। लेकिन इस उपलब्धि से वो खुश नहीं था, क्योंकि अब उसे हर एक मौत के कुएं के लिए एक एक बलि चढ़ानी थी, यानी हर महीने 4 बलि। लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आया कि इस तरह की मायावी बुरी शक्तियों की बलि देने से अगर समाज का हित होता है और दुनिया से बुराई मिटती है तो इसमें क्या गलत था। तभी तेज हवाओं के साथ एक काला गुब्बार उठा और उसमें से होरी प्रकट हुआ। उसने बड़े ही आराम से दोनों डॉक्टर्स के खून को चूसा और तृप्त होकर बोला, शाबाश, शाबाश मेरे गुलाम, शाबाश। तुमने आज एक और मौत के कुएं को हासिल कर लिया है। हर अतिरिक्त कुएं के साथ तुम्हारी शक्तियां बढ़ेगी, लेकिन ये मत भूलना कि उसके बदले में तुम्हें मुझे हर कुएं के लिए बलि देनी है। इस महीने की 2 बलि अभी भी बाकी है। पता है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो जाओ यहां से, प्रशांत ने चिढ़कर बोला। होरी जोर से हंसता हुआ तेज हवाओं के साथ वहां से गायब हो गया। प्रशांत ने पलटकर उस ज्योति कुंड की तरफ नजर घुमाई जो उसने अंदर आते हुए देखा था। अब उसे वहां पर मौजूद लोगों की भीड़ के बीच डॉक्टर विकास और उसका साथी पहलवान डॉक्टर भी घुटनों के बल बैठे नजर आ रहे थे, जिसे देखकर प्रशांत के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। दूसरी तरफ मेनका को अपनी आंखों पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसे नजारे नहीं देखे थे। खास तौर पर होरी को देखकर वो हैरान थी। उसने पूछा, प्रशांत, ये सब क्या था? ये काला साया और बलि, ये सब क्या है? ये बड़ी लंबी कहानी है मेनका। उसे सुनाने का ना तो ये सही मौका है और ना सही जगह। फिर कभी फुर्सत में सुनाऊंगा। अभी तो प्रिया को ढूंढना जरूरी है, प्रशांत ने कहा। लेकिन प्रशांत, ये हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा है, हम प्रिया को कैसे ढूंढेंगे? मेनका ने आसपास देखकर पूछा। मुझे लगता है उसे भी किसी ऑपरेशन थिएटर में रखा होगा। चलो चलकर देखते हैं, प्रशांत बोला। मेनका बोली, प्रिया तो मुझसे भी पहले गायब हुई थी। उस बेचारी का ना जाने क्या हाल होगा। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है प्रशांत। घबराहट तो मुझे भी हो रही है, लेकिन अपने दोस्त को ढूंढ निकालने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चलो, प्रशांत ने कहा। वो फिर से हॉस्पिटल में दाखिल हुए। 5 माले की उस बिल्डिंग में अपना काम कहां से शुरू करें, वो उनके लिए एक समस्या थी। प्रशांत ने सोचा कि क्यों ना सीधे 5वें माले से शुरुआत की जाए। वो दोनों 5वें माले पर पहुंच गए और वहां पर उन्हें एक बंद कमरा दिखा। प्रशांत बोला, मुझे लगता है कि प्रिया हमें इसी कमरे में मिलेगी। चलो देखते हैं। प्रशांत ने उस कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तो प्रशांत ने उसे तोड़ डाला और दोनों जल्दी से अंदर घुसे। अंदर उन्हें 2 बेड नजर आए। एक बेड पर कोई सोया हुआ था और दूसरा खाली था। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो सोचने लगे कि
क्या उस बेड पर प्रिया थी या कोई और? प्रशांत और मेनका धीरे धीरे उस बेड की तरफ बढ़े। बेड पर सोया हुआ इंसान बिल्कुल स्थिर था और हिलडुल नहीं रहा था। उन्होंने पास जाकर देखा तो दोनों की आंखें चौड़ी हो गई। दोनों सदमे से एक कदम पीछे हटे। बेड पर प्रिया ही लेटी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। सुंदर और मुलायम त्वचा वाली प्रिया की पूरी स्किन एकदम रूखी और कड़क हो गई थी। आंखें धंस गई थीं, बाल भी रूखे और खराब हो गए थे और सफेद भी। प्रिया की यह हालत देखकर प्रशांत और मेनका की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ज्यादा तकलीफ प्रशांत को हो रही थी, क्योंकि प्रिया की वैसी हालत का जिम्मेदार वो खुद को मान रहा था। प्रशांत की आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो एकटक प्रिया को ही देख रहा था। तभी अचानक मेनका जोर से चिल्लाई। प्रशांत ने हैरानी से उसे देखा और पूछा, क्या हुआ मेनका? मेनका डर से कांप रही थी। उसकी आवाज ही बंद हो गई थी। उसने कांपते हाथों से एक तरफ इशारा किया। प्रशांत ने उस तरफ देखा तो वो भी चौंक उठा। उसे दूर एक बेड पर एक खून से लथपथ मांस नजर आया, जिसका आकार बहुत अजीब था। प्रशांत ने आगे जाकर देखा। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उसने उस वीडियो में देखा था, जहां एक बिना स्किन वाली औरत सड़क पर दौड़ रही थी। लेकिन उस बेड पर तो कोई इंसान जैसा नहीं लग रहा था। प्रशांत और नजदीक गया और फिर तेजी से पीछे हटा और उसके मुंह से निकला, जंगली सुअर। वो मांस दरअसल एक जंगली सुअर का था, जिसके शरीर की पूरी स्किन निकाली गई थी। प्रशांत ने कुछ सोचा और फिर प्रिया के बेड की तरफ देखा और फिर गुस्से में बोला, इसका मतलब उस दरिंदे राक्षस ने प्रिया की खाल के बदले सुअर की खाल। कहते हुए प्रशांत रुक गया। उसके चेहरे पर गुस्सा इतना था कि उसकी मुट्ठियां तन गई थी। मेनका भी ये सुनकर बहुत गुस्से में थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेनका बोली, कितना नीच आदमी था वो विकास। अच्छा हुआ तुमने उसे मार दिया प्रशांत। अगर मुझे पहले पता लग जाता तो और बुरी मौत मारता मैं उस राक्षस को। प्रशांत दांत भींचते हुए बोला और फिर अचानक वो रोने लगा। मेरी वजह से, सब मेरी वजह से हुआ है मेनका। मेनका भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। प्रशांत रोते रोते जमीन पर बैठ गया। उन दोनों के आंसुओं में शायद इतनी ताकत थी कि बेसुध पड़ी प्रिया भी होश में आने लगी और वो कराहने लगी। प्रशांत और मेनका ने हैरानी से उसके बेड की तरफ देखा और फिर तेजी से चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़े। प्रिया, प्रिया। प्रिया के शरीर में थोड़ी सी हरकत हुई। उसने धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश की। प्रशांत और मेनका लगातार उसका नाम पुकारे जा रहे थे। प्रिया अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। दर्द के कारण लगातार उसकी आह निकल रही थी। उसके हाथों में कंपन होने लगा। प्रशांत ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, प्रिया, आंखें खोलो। देखो हम आ गए हैं। आंखें खोलो प्रिया। तुम मुझे सुन पा रही हो ना? मेनका रोते हुए बोली, प्रिया प्लीज आंखें खोलो। कुछ बोलो प्रिया, अब सब ठीक हो जाएगा। प्रशांत ने उस राक्षस डॉक्टर को मार दिया है प्रिया। सुन रही हो ना तुम? प्रिया कोई जवाब नहीं दे रही थी। प्रशांत लगातार उसका हाथ पकड़े रो रहा था और बोले जा रहा था, प्रिया मुझे माफ कर दो। एक बार आंखें खोलो, मुझे देखो प्रिया। प्रिया के शरीर में थोड़ी ज्यादा हलचल हुई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और प्रशांत और मेनका की तरफ देखा। प्रशांत और मेनका खुश होकर चिल्लाए, प्रिया, प्रिया। प्रशांत को देखते हुए प्रिया ने अपना हाथ प्रशांत की तरफ बढ़ाया और फिर झटके से उसका हाथ नीचे गिर गया। क्या प्रिया प्रशांत से कुछ कहना चाहती थी? क्या वो प्रिया की जिंदगी के आखिरी पल थे? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।
प्रिया ने होश में आते ही जब मेनका और प्रशांत की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे थे। लेकिन जैसे ही उसका उठा गिरा तो मेनका और प्रशांत घबरा गए और चिल्लाए, प्रिया। प्रिया की आंखें फिर से बंद हो गई थीं और उसी के साथ प्रशांत और मेनका की उम्मीद भी टूट गई थी। उन्हें लगा कि उन्होंने प्रिया को हमेशा के लिए खो दिया है। प्रशांत की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोला, प्रिया, आंखें खोलो। प्रिया, अब मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया, बात करो मुझसे। उसने प्रिया का हाथ जोर से पकड़ा और उसे हिलाने लगा। तभी अचानक फिर से प्रिया के शरीर में कुछ हलचल सी हुई। प्रिया ने धीरे से आंखें खोली और पहली बार अपनी कमजोर आवाज में बोली, प्रशांत, तुम आ गए। ये सुनकर प्रशांत और मेनका के चेहरे खुशी से खिल उठे थे। प्रशांत की तो जैसे जान में जान आ गई। वो खुश होकर बोला, हाँ प्रिया, मैं आ गया हूं, तुम चिंता मत करो, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। प्रिया की भी आंखों से आंसू निकले और वो बोली, तुमने आने में कितनी देर कर दी प्रशांत, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। कहाँ थे तुम? तुमने एक बार भी अपनी प्रिया के बारे में नहीं सोचा। मैं दिन रात तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। जब से तुम लापता हुई हो मैं चैन से सो भी नहीं पाया। मैं जानता हूं तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। मुझे माफ कर दो प्रिया, मुझे माफ कर दो। कहते हुए प्रशांत फिर से रोने लगा। मेनका ने प्रशांत के कंधे पर हाथ रखा और बोली, प्रशांत, अगर तुम इस तरह से टूट जाओगे तो प्रिया को हिम्मत कौन देगा। फिर मेनका ने प्रिया की तरफ देखा और माहौल को हल्का करने के लिए उसने मुस्कुरा कर कहा, प्रिया, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग पर चलना है। ये सुनकर प्रिया ने भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कुराहट के साथ साथ उसकी आह निकल गई, क्योंकि उसे काफी दर्द हो रहा था और काफी दिन से लेटे रहने की वजह से उसका पूरा शरीर अकड़ सा गया था। दर्द से कराहती प्रिया ने जब अपनी कमर और गर्दन पर हाथ घुमाया तो उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसे वहां की स्किन काफी मोटी और खुरदुरी लगी। उसने झट से अपने पूरे शरीर पर हाथ घुमाना शुरू किया। उसके बाद अपने चेहरे पर हाथ घुमाया, लेकिन हर जगह उसको खुरदरे और रूखेपन का एहसास हो रहा था। प्रिया एकदम घबराती हुई बोली, क्या 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 हो गया है मेरी स्किन को? ये मेरे शरीर को क्या हो गया है? क्या हुआ है मेरे साथ प्रशांत? प्रिया का यह सवाल सुनकर मेनका और प्रशांत ने दुखी होकर एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रिया को क्या कहे, लेकिन प्रिया उनके चेहरों को देखकर समझ गई कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। वो जोर से चिल्लाई, नहीं, कुछ तो हुआ है मेरे साथ। मुझे मुझे मिरर ला कर दो, मुझे अपना चेहरा देखना है। मुझे मिरर ला कर दो प्रशांत। प्रशांत को पता था कि अगर प्रिया ने मिरर में अपना चेहरा देख लिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने बात को संभालते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है प्रिया, यहाँ मिरर नहीं है, घर चल के आराम से देख लेंगे। तभी प्रिया की नजर अपने हाथों और बाहों पर गई। उसने देखा कि उसके हाथ और बाहें एकदम मोटे और खुरदुरे हो गए थे और उन पर सफेद बाल भी नजर आ रहे थे। प्रिया चिल्लाई, क्या क्या कुछ नहीं हुआ? ये देखो मेरे हाथ, क्या ये पहले ऐसे थे? मेरी बाहों को देखो, क्या ये ऐसी थी? ये कहते हुए प्रिया दर्द के बावजूद भी उठकर खड़ी हो गई और फिर उसने अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी हालत देखकर वो जोर से चिल्लाई, झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे? ये सब तुम्हें नहीं दिख रहा? क्या ये सब नॉर्मल है? क्या ऐसी थी मेरी स्किन पहले? सच सच बताओ मुझे क्या हुआ है? क्या है ये सब? कहते कहते उसने अपने शरीर की स्किन को नोचना शुरू कर दिया। ये देख प्रशांत ने जल्दी से जाकर उसे पकड़ा। रुक जाओ प्रिया, होश में आओ। क्या कर रही हो ये तुम? क्यों अपने आप को घायल कर रही हो? रुक जाओ। प्रिया ने प्रशांत को एक तरफ धक्का दे दिया और चिल्लाई, छोड़ दो मुझे, नहीं चाहिए मुझे ये स्किन। आई हेट दिस स्किन।
मुझे मेरी पहली जैसी स्किन चाहिए, पहले जैसा शरीर चाहिए। कहकर वो लगातार अपनी स्किन खरोंचती रही। आखिर में उसके शरीर से खून बहना शुरू हो गया। मेनका और प्रशांत से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। प्रशांत दौड़कर प्रिया के पास वापस आया। इस बार उसने बहुत मजबूती से प्रिया को पकड़ा और चिल्लाया, क्यों दे रही हो अपने आप को सजा? क्यों कर रही हो अपने आप को घायल? अगर तुम्हें सजा देनी ही है तो मुझे दो। मैं हूं तुम्हारा गुनहगार। अपने आप को सजा मत दो प्रिया। प्रशांत ने प्रिया को पकड़ लिया था और इस बार प्रिया अपने आप को प्रशांत की मजबूत पकड़ से छुड़ा नहीं पाई। वो बुरी तरह छटपटा रही थी। तभी अचानक उसकी नजर सामने के एक बेड पर पड़ी, जहां वो जंगली सुअर पड़ा हुआ था, जिसकी स्किन निकली हुई थी। उसको देखते ही प्रिया को सारा माजरा समझ में आ गया। वो जोर से रोते हुए चिल्लाई, अब मुझे समझ में आया, मेरी बॉडी की हालत ऐसी क्यों हो गई। उस विकास ने मेरी स्किन निकाल के इस जंगली सुअर की स्किन मुझे लगा दी। ये कहते हुए वो रोते हुए जमीन पर बैठ गई। प्रशांत और मेनका को समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया को दिलासा कैसे दिया जाए। कुछ देर बाद प्रिया अचानक खड़ी हुई और बोली, मुझे अपने आप से नफरत हो रही है, अब मैं जीना नहीं चाहती। कहकर वो तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ी। पीछे पीछे प्रशांत और मेनका भी भागी। प्रिया खुद को कुछ कर पाए उसके पहले प्रशांत ने उसे पकड़ लिया था। प्रिया चिल्ला रही थी, छोड़ दो मुझे, अब मुझे नहीं जीना, मुझे मरने दो प्रशांत। मेनका रोती हुई प्रिया के पास गई और बोली, प्रिया सोचो, अगर तुमने इस तरह से अपनी जान दे दी तो प्रशांत पूरी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा और इस गिल्ट में ही वो भी मर जाएगा। प्रशांत गर्दन झुकाए रोता हुआ ये सब सुन रहा था। प्रिया को उसका चेहरा देखकर महसूस हुआ कि प्रशांत पछतावे की आग में किस तरह जल रहा था और अगर वो खुद कोई ऐसा कदम उठाएगी तो प्रशांत वाकई में जीते जी मर जाएगा। प्रिया रोते हुए बोली, सॉरी प्रशांत, पर तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? कैसे जीऊंगी अब मैं इस शरीर के साथ? सारी दुनिया अब मेरा मजाक उड़ाएगी, मुझसे नफरत करेगी। ये कहते ही वो रोते हुए प्रशांत के गले लग गई। लेकिन हम दोस्तों को हमेशा से तुमसे प्यार था और रहेगा, प्रशांत ने उसे गले लगाते हुए कहा। मेनका ने भी प्रिया की हिम्मत बढ़ाते हुए गले लगाया। मन ही मन प्रशांत ये सोच रहा था कि वाकई प्रिया के लिए अब जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। एक औरत के लिए उसका शरीर, उसका रूप सब कुछ होता है और उस शैतान विकास ने प्रिया की खूबसूरती को पूरी तरह से बदसूरत कर दिया था। तभी प्रशांत के दिमाग में होरी और मौत के कुएं का ख्याल आया। उसने सोच लिया था कि अब वो होरी की मदद से प्रिया को उसका रूप वापस दिलाकर रहेगा। प्रशांत ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं प्रिया कि मैं ही तुम्हें तुम्हारा रूप और तुम्हारी स्किन वापस लाकर दूंगा। तुम्हें बिल्कुल पहले जैसी प्रिया बना दूंगा। प्रिया फौरन समझ गई थी कि प्रशांत के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उसे होरी और मौत के कुएं की शक्तियों के बारे में पता था। उसने सोचा कि अगर होरी पलक झपकते ही उन सब की शारीरिक ताकत को बढ़ा सकता है तो वो उसे उसका रूप भी वापस दे सकता है। इतनी देर से दुखी और रोती हुई प्रिया के चेहरे पर अब जाकर थोड़ी राहत नजर आई। उसने मुस्कुराते हुए प्रशांत को देखा और कहा, मुझे तुम्हारा वादा पूरा करने का इंतजार रहेगा प्रशांत। ये सुनकर प्रशांत ने अपना कोट उतारकर प्रिया को पहनाया। मेनका ने अपने गले से स्कार्फ निकालकर प्रिया के सिर और चेहरे को ढकते हुए उसे पहनाया और कहा, टेंशन मत लेना प्रिया, मैंने तुम्हारा चेहरा अच्छे से ढक दिया है, कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। प्रिया मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू मेनका, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो। मेनका बोली, मैंने कुछ नहीं किया है, शुक्रिया तो हम दोनों को प्रशांत का करना चाहिए। अगर ये वक्त पर नहीं आता तो हम दोनों यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। ये सुनकर प्रिया चौंकी। हम दोनों मतलब? मेनका ने प्रिया को अपनी सारी कहानी बताई, अपने फंसने की भी और बचने की भी। प्रिया ने प्रशांत की तरफ देखा और मजाक भरे अंदाज में कहा,
तो तुम पहले दोस्तों को फंसा देते हो और फिर बचाते हो। यही तुम्हारा टाइम पास है ना? ये सुनकर तीनों हंस पड़े और वहां से बाहर निकले। जब वो लोग कॉरिडोर में चल रहे थे तो अचानक एक कमरे के पास से गुजरते वक्त प्रशांत को एक अजीब सी गंध आई। उसे लगा कि उस कमरे में कुछ तो है। तीनों झट से उस कमरे में घुसे और वहां का नजारा देखकर तीनों हैरान रह गए। उस कमरे में चारों तरफ कंकाल बिखरे पड़े हुए थे और एक बड़े से कंटेनर में कई सारे शारीरिक अंग जैसे आंखें, हाथ, पांव और अन्य अंग एक केमिकल में डालकर रखे हुए थे। अंदर का वो दृश्य डॉक्टर विकास की हैवानियत और दरिंदगी का बहुत बड़ा सबूत था। ये दृश्य देखकर प्रशांत, प्रिया और मेनका तीनों हैरान भी थे और उन लोगों के लिए दुखी भी थे जो विकास का शिकार हो गए थे। प्रशांत बोला, ये देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने समाज के इतने बड़े दोषी और दानव का अंत कर दिया है। तीनों बड़े भारी मन से वहां से बाहर निकल रहे थे कि तभी प्रशांत के फोन पर उसके बॉस रक्षित का फोन आया। रक्षित ने उससे उस केस की जानकारी मांगी। प्रशांत ने सिलसिलेवार तरीके से सारी कहानी बताई। साथ ही प्रिया और मेनका को बचाने के बाद लौटते हुए दिखे नरकंकाल वाले उस कमरे के दृश्य का भी जिक्र किया। आखिर में प्रशांत ने पूछा कि आगे क्या करना है। इंस्पेक्टर रक्षित ने कहा, प्रशांत, इस तरह के सुपरनैचुरल केसेस की पब्लिक को जितनी कम जानकारी दी जाए उतना अच्छा है। तो अच्छा होगा कि इस सारे किस्से का नामो निशान ही मिटा दिया जाए। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? प्रशांत बोला, बिल्कुल समझ रहा हूं रक्षित। नामो निशान मिटाने का प्लान है मेरे पास। जब तीनों लोग बाहर निकल गए तब प्रशांत ने पूरे के पूरे अस्पताल को आग लगा दी। वहां का कोना कोना जल उठा। आखिर में प्रशांत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, इन सभी बदकिस्मत शिकारों की आत्मा की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। एक भयानक सपने जैसी हकीकत से जूझने के बाद तीनों वापस प्रशांत के अंतिम संस्कार के सामान वाली दुकान पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही प्रिया ने कहा, प्रशांत, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए शुक्रिया, और अब जो कुछ करने वाले हो उसके लिए एडवांस में शुक्रिया। लेकिन अब इसके बाद मैं किसी से भी नहीं मिलूंगी जब तक मेरा शरीर नॉर्मल नहीं हो जाता। प्रशांत उसकी बात से सहमत था। मेनका ने कहा, मैं प्रिया को घर छोड़कर आती। कहकर वो प्रिया को लेकर वहां से निकल गई। उसके जाते ही प्रशांत ने सीधा मंत्र पढ़ते हुए होरी का आह्वान किया। होरी प्रकट हुआ और बोला, क्या हुआ मेरे गुलाम? यूं अचानक मुझे क्यों याद किया? प्रशांत बोला, इस बार मैं आपके सामने मेरी दोस्त प्रिया का खोया हुआ रूप उसे वापस लौटाने की विनती लेकर आया हूं। कुछ ऐसा करें जिससे उसका रूप और शरीर पहले जैसा हो जाए, क्योंकि आपको तो पता है। होरी प्रशांत की बात बीच में ही काटकर हंसते हुए बोला, मुझे सब पता है गुलाम, लेकिन अब तक तुमने जो दो इच्छाएं की हैं, वो दोनों उस महिला को लेकर ही हैं। लगता है उस महिला से तुम्हारा विशेष लगाव है। प्रशांत बोला, लगाव का तो पता नहीं, हाँ उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी जरूर है। अब तुम बताओ कि ये काम तुम कब तक करोगे? मेरे गुलाम, मेरे लिए ये कार्य करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें याद दिला दूं, इसके लिए तुम्हें मुझे अमावस्या के दिन 2 और बलि देनी पड़ेगी। मतलब पहले की 2 और नई वाली मिलाकर 4। अगर तुम ये बलि ना दे पाए तो तुम्हारी इस खास महिला मित्र प्रिया की जान भी जा सकती है। ये कहकर होरी तेज हवाओं के साथ काला साया बनकर गायब हो गया। होरी के जाते ही प्रशांत ने अपनी उंगलियों से गिनती की और बड़बड़ाया, अरे अमावस्या में तो सिर्फ 7 दिन ही बचे हैं। अब 7 दिन में 4 और बलि की व्यवस्था मैं कैसे करूंगा और कहां से करूंगा? क्या प्रशांत 7 दिनों के अंदर और 4 बलियों का इंतजाम कर पाएगा, या फिर से खतरे में पड़ जाएगी प्रिया की जान? जानने के लिए सुनिए
इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। प्रशांत सोच रहा था कि वो होरी के लिए 4 बलियों का इंतजाम कैसे करेगा, लेकिन प्रिया को ठीक करने का यही एकमात्र उपाय था। इसलिए प्रशांत ने पाताल लोक जाने का फैसला किया। प्रशांत जानता था कि पाताल लोक की सबसे ज्यादा खबर बहादुर भोकाल को होती थी। प्रशांत ने जल्दी से एक यंत्र बनाया और बहादुर भोकाल को बुलाने लगा। अब तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबत आ गई? भोकाल ने आते ही प्रशांत से पूछा। मुझे होरी को देने के लिए बलि चाहिए। क्या तुम्हें पाताल लोक में मौत की घाटी की तरह कोई दूसरी जगह पता है? मैं पाताल लोक से वो शैतानी आदमी लाना चाहता हूँ जो आत्माओं को खाते हैं। प्रशांत ने पूछा। ये काम तो बहुत मुश्किल है। अभी तुम्हें पाताल लोक की गहराई के बारे में पता नहीं है। वहां पर शैतानी आदमी ढूंढना इतना आसान नहीं है। पिछली बार तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, मगर हर बार अच्छी नहीं होगी। भोकाल ने प्रशांत को सावधान करते हुए कहा। इस समय मुझे मेरी किस्मत से ज्यादा प्रिया की चिंता है। मेरे पास समय बहुत कम है। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो जल्दी बताओ। प्रशांत ने भोकाल से हड़बड़ी में कहा। तुम एक काम कर सकते हो। हर साल पाताल लोक में एक कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन में एक जल्लाद का चुनाव होता है जो शैतानी आदमियों को मार सकता है, मगर वो चुनाव बहुत ही मुश्किल होता है। अ, छोड़ो, तुम इन सब मामलों में मत फंसो। भोकाल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और वहां से जाने लगा। प्रशांत समझ गया था कि भोकाल ने आधी ही जानकारी दी थी, इसलिए उसने भोकाल के कंधों को पकड़कर उसे रोका और बोला। अपनी बात को पूरा करो। मुझे इस कंपटीशन के बारे में पूरी बात बताओ। ठीक है, तो फिर ध्यान से सुनो। पाताल लोक में एक जगह है जिसका नाम है पिसावा का जंगल। वहां पर एक कंपटीशन होता है जिसमें सिर्फ भूत, पिशाच और दानव ही हिस्सा ले सकते हैं। इस कंपटीशन में बहुत सारे लेवल होते हैं। हालांकि उन लेवल को जीतना इतना आसान नहीं होता। प्रशांत उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। ये देखकर भोकाल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जैसे जैसे लेवल क्लियर होता जाता है, वैसे वैसे लोग मरते जाते हैं। अंत में बहुत कम पार्टिसिपेंट्स बचते हैं जो आखिरी राउंड खेलते हैं। जो सारे लेवल को क्लियर कर लेता है उसको हिम्मत वाला जल्लाद घोषित किया जाता है। इस गेम के दौरान तुम्हें बहुत सारे शैतानी आदमियों को मारने का मौका मिलेगा, और जो सबसे ज्यादा शैतानी आदमियों को मारेगा और गेम के एंड तक पहुंच पाएगा उसको विजेता घोषित किया जाएगा। और विजेता के लिए कुछ खास प्रकार के इनाम भी होते हैं। भोकाल ने प्रशांत से कहा। मुझे विजेता बनने से कोई मतलब नहीं है। मेरा मकसद है सिर्फ शैतानी आदमियों को पकड़ना और होरी को उनकी बलि देना। अगर उस कंपटीशन में हिस्सा लेने से मेरा ये काम पूरा हो जाता है तो मैं जाने को तैयार हूँ। बताओ, ये कंपटीशन कब है? प्रशांत ने भोकाल से पूछा। ये सुनकर भोकाल बेचैन हो गया। वो नहीं चाहता था कि प्रशांत किसी मुसीबत में फंसे, इसलिए उसने प्रशांत को बहकाने के लिए कहा। देखो, हिम्मत वाला जल्लाद वही बन पाता है जो बहुत स्ट्रांग और बहादुर हो। उसको बहुत शातिर भी होना पड़ता है। दिमाग और शरीर का सही इस्तेमाल करते हुए उसे हर एक लेवल को बहुत सावधानी से जीतना होता है। मुझे लगता है कि तुम्हें इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरे पास समय बहुत कम है। फालतू की बात करके ना मेरे दिमाग को डाइवर्ट मत करो। जल्दी बताओ कि ये कंपटीशन कब है और ये पिसावा का जंगल कहाँ है? प्रशांत चिढ़ते हुए बोला। अब कोई चारा नहीं था, इसलिए भोकाल ने एक आह भरी और कहा, दरअसल वो कंपटीशन आज ही है। पाताल लोक में जाते ही तुम्हें पिसावा के जंगल का रास्ता मिल जाएगा। आज वहां के सारे लोग कंपटीशन खेलने या देखने जा रहे हैं, इसलिए रास्ता ढूंढने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। भोकाल के चेहरे पर अभी भी डर साफ नजर आ रहा था, इसलिए प्रशांत ने उससे पूछा, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? जल्दी बताओ। बहादुर भोकाल ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, इस कंपटीशन में कोई भी इंसान भाग नहीं ले सकता। पहली बात तो ये कंपटीशन इंसानों के लिए बना ही नहीं है। इंसान इतने कमजोर होते हैं कि कंपटीशन के पहले राउंड में ही मर जाएंगे। दूसरी बात यह कि अगर कोई इंसान गलती से कंपटीशन में चला गया
और वहां बैठे भूतों को ये बात समझ में आ गई तो वो उस इंसान को मार डालेंगे। इसलिए तुम्हें बहुत होशियार रहना पड़ेगा, नहीं तो आज तुम्हारा मरना निश्चित है। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। चलो अब जल्दी करो। प्रशांत ने कहते हुए भोकाल का हाथ पकड़ा। भोकाल ने कंफ्यूज होकर पूछा, अरे मुझे कहाँ लेकर चल रहे हो? तुम भी मेरे साथ पाताल लोक चलोगे? मुझे वहां पर बताना कि कंपटीशन में पार्ट कैसे लिया जाता है। ये कहते हुए प्रशांत भोकाल के साथ टिड्डियों वाले बरगद के पेड़ की तरफ जाने लगा, जहां से वो हर बार पाताल लोक जाता था। पागल हो गए हो क्या? अपने साथ मुझे भी फंसाओगे? मैं तुम्हारा गाइड बनकर नहीं आ सकता। ज्यादा से ज्यादा पिसावा के जंगल तक ले चलूंगा। वहां मैं बस तुम्हें इतना दिखाऊंगा कि बाकी पार्टिसिपेंट्स कहाँ बैठे हैं। उसके आगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, भोकाल ने कहा। प्रशांत ने हाँ में सिर हिलाया और भोकाल के साथ पाताल लोक में चला गया। जैसे ही प्रशांत पाताल लोक पहुंचा, वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। पूरा पाताल लोक जगमगा रहा था। हर तरफ कागज के झंडे लगे हुए थे। पूरे पाताल लोक में सजावट की गई थी। वहां पर काफी सारी गाड़ियां थी जिसमें वहां के भूत बैठकर जा रहे थे। प्रशांत और भोकाल भी ऐसी ही एक गाड़ी में बैठ गए और पिसावा के जंगल की तरफ चल दिए। वहां पहुंचते ही प्रशांत ने देखा कि पाताल लोक का तो हुलिया ही बदल गया था। चारों तरफ पेड़ पौधे, पहाड़ और झरने दिखाई दे रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और वातावरण में एक भीनी सी खुशबू भी आ रही थी। तभी प्रशांत ने आसमान की तरफ देखा। वहां पर उसे कुछ उड़ता हुआ दिखाई दिया। प्रशांत कुछ पूछे उसके पहले ही भोकाल ने प्रशांत को बताया, पूरे पाताल लोक का एक नकारात्मक नर शक्ति का राजा है। वो यहाँ का सबसे शक्तिशाली जीव है। पाताल लोक में जो भी होता है सब उसके कहने पर होता है। ये कंपटीशन भी उसकी निगरानी में ही होता है और कंपटीशन के विनर का चुनाव भी वही राजा करता है। ये जो उड़ती हुई पालकी लेकर आ रहे हैं वो लोग भी राजा के ही लोग हैं। इन पालकी में सारे पार्टिसिपेंट्स बैठ जाएंगे और फिर उनको कंपटीशन की जगह पर ले जाया जाएगा। इतना कहने के बाद भोकाल ने एक तरफ इशारा किया और आगे कहा, वो लकड़ी का प्लेटफॉर्म देख रहे हो? वहां जाकर बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ खड़े हो जाओ। पालकी वहीं उतरेगी और वो तुम्हें गेम के मैदान में ले जाएगी। प्रशांत उठकर खड़ा हो गया और प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगा। तभी भोकाल ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, क्या तुमने अपने शरीर पर वो यंत्र बनाया है जिससे भूतों को ये ना पता चल पाए कि तुम इंसान हो? ध्यान रखना कि किसी को भी तुम्हारी असलियत के बारे में शक ना हो। प्रशांत ने अपने शरीर पर बने हुए यंत्र को चोर निगाह से देखा। फिर उसने हाँ में सर हिलाया और वहां से जाने लगा। आखिर में प्रशांत लकड़ी के उस प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। जल्दी ही एक पालकी वहां पर उड़ती हुई आई और प्रशांत और बाकी पार्टिसिपेंट्स को बैठाकर ले गई। खेल के मैदान में पहुंचकर प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स वहां पर इकट्ठा हो गए थे। ऑडियंस भी जोर जोर से चिल्लाकर सबका हौसला बढ़ा रही थी। मैदान में अलग अलग तरह के लोग थे। उनमें से कई लोग हट्टे कट्टे और स्ट्रांग दिख रहे थे। कुछ लोग पतले दुबले थे मगर उनका शरीर बहुत ही एथलेटिक था। कुछ पार्टिसिपेंट्स तो बहुत ही बड़े और विशालकाय थे। वो इतने लंबे थे कि कुतुब मीनार भी उनके सामने छोटा पड़ जाए। प्रशांत ने कुछ पार्टिसिपेंट्स को फुसफुसाते हुए सुना, अरे इस बार तो क्षेत्रपाल भी गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है। एक ने कहा, मतलब इस बार अपना जीतना मुश्किल है। दूसरा पार्टिसिपेंट बोला, मैंने क्षेत्रपाल के बारे में बहुत सुना है। वो बहुत ही शक्तिशाली है। लोग कहते हैं कि वो 3,500 किलो का है। मैंने तो ऐसा भी सुना था कि उसने माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा पहाड़ अपने एक हाथ से ही उठा लिया था। लगता है इस बार कंपटीशन का विजेता क्षेत्रपाल ही होगा। एक और पार्टिसिपेंट बोला, क्षेत्रपाल को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर क्या तुम लोगों को पता है, वो जितना साहसी है उतना ही दयालु भी है। अगर एक बार कोई उसका दोस्त बन जाए तो वो हमेशा उसकी मदद करता है। दूसरा पार्टिसिपेंट बोला। उसकी बात काटते हुए पहले वाले ने कहा, भाई गेम में तो कोई किसी का दोस्त नहीं होता।
तभी उनमें से एक ने दूर से आ रहे क्षेत्रपाल को देखकर इशारा किया। प्रशांत ने उस तरफ देखा तो वो क्षेत्रपाल को देखकर हैरान रह गया। वो करीब 10 फीट लंबा और हट्टा कट्टा था। प्रशांत समझ गया था कि उस मुकाबले से अगर उसे शैतानी आदमियों की बलि चाहिए तो उसे क्षेत्रपाल से बचकर रहना पड़ेगा। वो ये सब सोच रहा था कि तभी उसने देखा कि अचानक ही आसमान में बहुत सारे म्यूजिशियंस गाना गाने लगे। ढोल नगाड़े बजने लगे और सबके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। प्रशांत को ऐसा लगा जैसे वो किसी बारात में आया हो। तभी एक और बड़ी पालकी आई। उतनी बड़ी पालकी प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो फूलों से सजी हुई थी और उस पर एक बड़ा सा सिंहासन भी था। पालकी को उठाने वाले लोग भी अजीब थे। प्रशांत ने गौर किया कि उन लोगों का पूरा शरीर काले कपड़े से ढका था। उनके शरीर का एक भी अंग दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे काला कपड़ा हवा में तैर रहा हो। प्रशांत ने देखा कि पालकी के सिंहासन पर कोई बैठा हुआ था। प्रशांत ने सोचा कि वो जरूर वही राजा होगा जिसके बारे में भोकाल ने बताया था, लेकिन प्रशांत उस राजा की शक्ल नहीं देख पा रहा था। राजा के आते ही ऑडियंस जोर से चिल्लाने लगी। फिर ट्रम्पेट बजाया गया जिससे सब अचानक ही शांत हो गए। वो राजा खड़ा हुआ और बोला, आज के इस कंपटीशन में तुम सबका स्वागत है। आज हम एक हिम्मत वाला जल्लाद का सिलेक्शन करेंगे। इस गेम को खेलने के कुछ नियम हैं। जो भी नियमों को तोड़ेगा उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाएगा। चालाकी और चोरी से खेलने वालों को भी मौत की ही सजा सुनाई जाएगी। गेम में 8 द्वार होंगे। उन 8 द्वारों को पार करके जो जीवित बाहर आएगा और सबसे ज्यादा शैतानी आदमियों को मारने में सफल रहेगा, उसी को विजेता घोषित किया जाएगा। तो चलो आज के कंपटीशन की शुरुआत करते हैं। इतना कहते हुए वो राजा फिर से सिंहासन पर बैठ गया। ऑडियंस फिर से शोर करने लगी और संगीतकार गाने लगे। ट्रम्पेट फिर से बजाया गया और किसी ने आसमान में गन से फायर किया। प्रशांत ये सब देख ही रहा था कि अचानक जमीन से एक पत्थर की दीवार निकलकर पूरे मैदान के चारों तरफ बन गई। उस दीवार में सिर्फ एक ही दरवाजा था जो कि बंद था। पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता था कि पहला गेम क्या होगा। सारे पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि अचानक हवा में हजारों लाखों गिलहरियां उड़ती हुई आ गई। उन गिलहरियों के दांत और नाखून नुकीले थे। एक गिलहरी ने आते ही एक पार्टिसिपेंट के गले पर काट लिया। इसी के साथ पार्टिसिपेंट के पूरे शरीर में जहर फैल गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। अरे ये क्या हुआ? ये तो मर गया। इन गिलहरियों के मुंह में जहर है। ये जिसको भी काटेगी वो मर जाएगा। भागो और अपने आप को बचाओ। एक पार्टिसिपेंट ने घबराते हुए सबसे कहा। पूरे मैदान में अफरा तफरी मच गई। अब ये क्या नई मुसीबत है? इन लाखों गिलहरियों से कैसे लड़ा जाए? प्रशांत ने सोचा। सब वहां पर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। प्रशांत ने देखा कि दीवार पर कुछ मशालें लगी हुई थी। उसने भागकर एक जलती हुई मशाल उठाई और गिलहरी की तरफ बढ़ाई और वो गिलहरी जलकर मर गई। कुछ गिलहरियां तेजी से मशाल की तरफ आई लेकिन सारी जलकर मर गई। इन सबको जलाकर मार दो। अगर तुम सब बचना चाहते हो और अगले लेवल तक पहुंचना चाहते हो तो एक दूसरे की मदद करो, प्रशांत ने चिल्लाते हुए कहा। पार्टिसिपेंट्स प्रशांत की बात से सहमत हो गए। वो लोग मशाले लाने ही जा रहे थे, तभी क्षेत्रपाल चिल्लाया, रुक जाओ, ऐसा मत करना। क्षेत्रपाल ने प्रशांत की बात का विरोध क्यों किया? क्या प्रशांत उस कंपटीशन में अपने आप को बचा पाएगा? क्या प्रशांत शैतानी ऐसा मत करना, हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। गिलहरियों को जलाने से राजा के महल की एनर्जी कम होती है। अगर राजा को यह पता चला तो वो हम सबको एक ही बार में मार देगा। क्षेत्रपाल ने चिल्लाते हुए बोला। प्रशांत का ध्यान क्षेत्रपाल पर ही था। तभी एक गिलहरी उसकी तरफ उड़ती हुई आई। प्रशांत ने अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथों पर अपना कोट लपेट लिया। गिलहरी ने प्रशांत की बाजू को काटने की कोशिश की मगर उसके दांत कोट में ही फंस गए। क्षेत्रपाल ये सब गौर से देख रहा था। बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स प्रशांत से ज्यादा क्षेत्रपाल पर विश्वास करते थे।
क्षेत्रपाल की बात सुनते ही सब एक साथ बोलने लगे। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ये लड़का हमें गुमराह कर रहा था। गिलहरियों से बचो और दरवाजे की तरफ भागो। क्षेत्रपाल ने प्रशांत के हाथ को ध्यान से देखा। गिलहरी के वार के बाद भी प्रशांत का खून नहीं निकला। गिलहरी के जहर का भी प्रशांत पर कोई असर नहीं हुआ। क्षेत्रपाल को यह बात बहुत अजीब लगी, मगर फिलहाल उसके पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। इसलिए वो भी अपने आप को बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागने लगा। आसमान में गिलहरियों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे मैदान को गिलहरियों के एक काले बादल ने घेर लिया है। काफी सारे पार्टिसिपेंट्स गिलहरियों के जहर से मर चुके थे। प्रशांत भी अपने आप को मुश्किल से बचा पा रहा था। वो मरे हुए पार्टिसिपेंट्स के कपड़ों को निकालकर अपने ऊपर लपेटकर गिलहरियों से बच रहा था। तभी प्रशांत की नजर आसमान की तरफ गई और उसने नोटिस किया कि वो सारी गिलहरियां किसी छेद से निकल कर आ रही हैं। अगर वो दरवाजा नहीं खुला तो कोई भी बच नहीं पाएगा। जरूर उस दरवाजे को खोलने का लीवर यहीं कहीं होगा। प्रशांत ने पत्थर की दीवार को ध्यान से देखना शुरू किया। बचे हुए पार्टिसिपेंट्स दरवाजे की तरफ भाग रहे थे। आखिर में प्रशांत की नजर दूसरे छोर की दीवार पर पड़ी, जहां एक बड़ा सा लीवर था। प्रशांत ने एक प्लान बनाया। एक मशाल उठाकर प्रशांत ने सारे मरे हुए पार्टिसिपेंट्स की लाशों को जला दिया। बहुत सारी गिलहरियां उस आग में मरने लगी। इसका फायदा उठाकर प्रशांत भागते हुए लीवर तक गया और उसको नीचे की तरफ खींच दिया। इसी के साथ दरवाजा खुल गया। सारे पार्टिसिपेंट्स खुले हुए दरवाजे से अंदर जा रहे थे, मगर कुछ पलों के बाद वो दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। जब तक प्रशांत भागता हुआ दरवाजे के पास आया, तब तक वो लगभग बंद हो ही गया था। तभी एक पार्टिसिपेंट दरवाजे को हाथ से पकड़कर बंद होने से रोकने लगा, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। प्रशांत ने ऐन मौके पर छलांग लगाई और अंदर घुस गया। उसके निकलते ही दरवाजा बंद हो गया। प्रशांत ने उठते हुए पार्टिसिपेंट को देखा और कहा, थैंक यू दोस्त, मेरा नाम प्रशांत है, और तुम्हारा? उस पार्टिसिपेंट ने जवाब दिया, दोस्त कह दिया है, अब नाम जानने की क्या जरूरत। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और गेम के अगले लेवल के लिए तैयार हो गए थे। क्षेत्रपाल ने प्रशांत की स्किल और बहादुरी को देख लिया था। उसने प्रशांत के पास आते हुए कहा, मैं मानता हूं कि तुमने गिलहरियों को मारकर ठीक नहीं किया, मगर दरवाजे की लीवर को नीचे खींचकर तुमने हम सबको बचाया है। इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। क्षेत्रपाल ने अपने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और प्रशांत को देखकर मुस्कुराया। प्रशांत ने भी मुस्कुराते हुए उसको देखा। वो समझ चुका था कि भले ही क्षेत्रपाल कितनी भी मीठी बातें क्यों ना करे, पर उसे क्षेत्रपाल से सावधान रहना पड़ेगा। अपने ख्यालों से बाहर आकर प्रशांत ने दूसरे लेवल के मैदान पर नजर डाली। वहां पर हजारों स्टैचूज लगे हुए थे। सभी स्टैचू के चेहरे डरे हुए लग रहे थे। उनके मुंह खुले हुए थे और आंखें जैसे बाहर निकली हुई थी। एक बार तो प्रशांत को देखकर लगा कि वो स्टैचूज नहीं बल्कि असली लोग थे। वहां खड़े हुए सारे पार्टिसिपेंट्स सोच ही रहे थे कि अगला गेम क्या होगा कि अचानक वहां पर एक बहुत बड़ा राक्षस आ गया। उसके पूरे शरीर पर हजारों मुंह थे और हर मुंह से लंबी सी जीभ निकल रही थी। अपनी लंबी जीभ से उसने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को पकड़ लिया और फिर से अफरा तफरी मच गई। प्रशांत और उसका दोस्त एक स्टैचू के पीछे जाकर छुप गए। तभी प्रशांत ने देखा कि पार्टिसिपेंट का मुंह डर के मारे खुल गया। जैसे ही उसका मुंह खुला, उस राक्षस ने अपनी जीभ पार्टिसिपेंट के मुंह के अंदर डाल दी। राक्षस की जीभ उसके अंदर जाते ही वो पार्टिसिपेंट भी मैदान के बाकी सारे स्टैचूज की तरह एक स्टैचू बन गया। अच्छा, तो ये माजरा है। ये सारी मूर्तियां दरअसल एक भूत ही है, जिनको इस राक्षस ने मूर्ति में बदल दिया है। जब तक हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे, तब तक ये राक्षस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्रशांत ने अपने दोस्त की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनकर प्रशांत के दोस्त ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और मुंह पर बांध लिया। प्रशांत ने भी वैसा ही किया, मगर तभी एक लंबी सी जीभ आई और प्रशांत के पेट के आसपास लिपट गई। देखते ही देखते उस जीभ ने प्रशांत को राक्षस के मुंह में डाल दिया। प्रशांत सरकता हुआ राक्षस के पेट में जा रहा था। वो काफी घबरा गया और सोचने लगा,
इस बात पर तो मैंने गौर ही नहीं किया था। भले ही इस राक्षस ने मुझे स्टैचू ना बनाया हो, मगर उसके पेट के अंदर भी मैं जीवित नहीं बचूंगा। जिंदा रहने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा, प्रशांत ने सोचा। राक्षस का पेट बहुत ही बड़ा था। उसके पेट की दीवार लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी। साथ ही उसके पेट में एक बहुत ही गंदी बदबू भी आ रही थी। प्रशांत ने नीचे की तरफ एक बहुत बड़ी कढ़ाई देखी। उस कढ़ाई में हरे रंग का लिक्विड उबल रहा था। प्रशांत उस कढ़ाई के बगल में जाकर रुक गया। लगता है ये किसी तरह का एसिड है, मगर इससे होगा क्या? प्रशांत ने थोड़ा सोचा और फिर कढ़ाई को धीरे से टेढ़ा किया। एसिड की कुछ बूंदें छलकती हुई राक्षस के पेट के अंदर गिर गई। राक्षस का पेट भले ही मेटल जैसा था, लेकिन एसिड की बूंदें गिरते ही वो पिघलने लगा। ये देखकर प्रशांत की आंखें चमक उठी। उसने बिना वक्त गवाए कढ़ाई को राक्षस के पेट में उड़ेल दिया। इसी के साथ राक्षस को उल्टी होने लगी और राक्षस पिघलने लगा। उल्टी के साथ प्रशांत भी बाहर जमीन पर आकर गिरा। अरे वो देखो, राक्षस की कढ़ाई के नीचे इस मैदान से निकलने का दरवाजा है। मेरे साथ चलो, मैं तुम सबको इस लेवल से बाहर निकालता हूँ, क्षेत्रपाल ने बाकी बचे हुए पार्टिसिपेंट से कहा। फिर क्षेत्रपाल ने कढ़ाई को हटा दिया और उसके नीचे सबको एक सुरंग दिखाई दी। उस सुरंग से फिसलते हुए पार्टिसिपेंट्स गेम के अगले लेवल में पहुंच गए। मुझे पता है ये सारी मेहनत तुम्हारी थी, मगर अभी ज्यादा सोचो मत। चलो हम भी उस सुरंग से निकलकर गेम के अगले लेवल तक पहुंच जाते हैं, दोस्त ने प्रशांत से कहा और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ सुरंग तक ले गया। दूसरे लेवल के गेम को जीतने के लिए सारी मेहनत प्रशांत ने की थी, लेकिन क्षेत्रपाल ने बड़ी ही चालाकी से सबको ये जताया कि सुरंग ढूंढकर उसने सबकी जान बचाई। तीसरे लेवल तक अब बहुत ही कम लोग बचे थे। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स पहले दो लेवल में ही दम तोड़ चुके थे। प्रशांत भी अपने नए दोस्त के साथ तीसरे लेवल में आ गया था। वो लेवल बहुत ही विचित्र था। चारों तरफ शांत वातावरण था। वहां पर एक बहुत ही सुंदर झरना बह रहा था, जिसका पानी एक झील में आ रहा था। सारे पार्टिसिपेंट्स वो नजारा देखकर बहुत खुश हुए। जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद अब सबको प्यास लगने लगी थी, इसलिए झील को देखते ही उन लोगों से कंट्रोल नहीं हुआ और झील में जाकर पानी पीने लगे। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने तो झील को देखते ही उसमें छलांग भी लगा दी। हालांकि प्रशांत को उस झील में कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। प्रशांत का दोस्त भी झील की तरफ भागा। इससे पहले कि प्रशांत उसको रोक पाता, उसने झील का पानी अपनी बोतल में भरकर पी लिया। फिर वो बोतल प्रशांत के पास लाकर बोला, तुम भी लड़ते लड़ते थक गए होगे ना, थोड़ा पानी पी लो, ये बहुत ही ठंडा और मीठा पानी है। प्रशांत ने ना में अपना सर हिलाया और बोला, मुझे लगता है इस पानी में जहर है, मेरी मानो तो तुम भी मत पियो। प्रशांत ये कहते ही उन लोगों को देखने लगा जिन्होंने वो पानी पिया था। उसे लग रहा था कि अगर उसका अंदाजा सही है तो वो सब मर जाएंगे, मगर कोई भी पार्टिसिपेंट मरा नहीं। तुम बेकार में ही शक कर रहे हो, देखो सब आराम से पानी पी रहे हैं और किसी को कुछ भी नहीं हुआ, दोस्त ने कहा। इतना कहते हुए उस दोस्त ने जबरदस्ती पानी की बोतल प्रशांत के मुंह में लगा दी। प्रशांत ने जैसे ही एक घूंट भरा, उसको समझ में आ गया कि उस पानी में गड़बड़ क्या थी। जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने पानी पिया था, अब सब एक दूसरे के साथ बहस करने लगे। अचानक ही वो सब बहुत गुस्से में आ गए और देखते ही देखते एक दूसरे को मारने लगे। कुछ ही देर में वहां लाशें बिछ गई। ये देखते ही प्रशांत ने मुंह में भरा हुआ पानी उल्टी करके बाहर निकाल दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने तुम्हें पानी दिया और तुमने उल्टी कर दी, प्रशांत के दोस्त ने कहा और अपनी जेब से चाकू निकाल दिया। प्रशांत को समझ में आ गया था कि झील के पानी का असर उसके दोस्त पर भी हो गया है, इसलिए वो हमला करे उसके पहले ही प्रशांत ने उसे समझाया, पानी पीने से सबके अंदर का गुस्सा बाहर आ रहा है, पानी में कुछ तो है जो एक दूसरे को मारने के लिए उकसा रहा है। हालांकि उसका दोस्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वो सीधा प्रशांत पर टूट पड़ा। प्रशांत ने उसे धक्का दिया और उसके हाथ से पानी की बोतल छीनकर उसने झील में छलांग लगा दी। वो तैरता हुआ झील के तल तक पहुंच गया। प्रशांत ने देखा कि झील की गहराई में कंकड़, पत्थर, पेड़, पौधे कुछ भी नहीं था। उल्टी झील का फ्लोर पत्थर का बना हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे किसी स्विमिंग पूल का होता है।
थोड़ी देर बाद ढूंढने से प्रशांत को एक बड़ा पत्थर रखा हुआ दिखाई दिया। प्रशांत ने उस पत्थर को खिसकाया तो उसमें से नीले रंग का धुआं निकलने लगा। प्रशांत ने उस धुएं को बोतल में भर लिया और झील से बाहर आ गया। मुझे लगता है ये धुआं झील के पानी का एंटीडोट है। इसको पीने से इस झील के पानी का असर उल्टा हो जाएगा। कहते हुए प्रशांत ने अपने दोस्त को एंटीडोट पिला दिया। वो पीते ही प्रशांत का दोस्त नॉर्मल हो गया और हैरानी से आसपास देखने लगा। प्रशांत ने उसे सारा मामला समझाया। हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा, नहीं तो पानी पीने की वजह से सारे पार्टिसिपेंट एक दूसरे को ही मार डालेंगे। दोस्त ने कहा, हाँ, लेकिन यहाँ से निकलने का दरवाजा नहीं दिख रहा। झील के नीचे तो सिर्फ एंटीडोट पाने का तरीका था। इस लेवल को क्रॉस करने का दरवाजा कहीं और होगा। प्रशांत ने कहा और इधर उधर देखने लगा। जिस तरह से यह झील नकली है, हो सकता है वो झरना भी नकली हो। चलो उस झरने के पीछे जाकर देखते हैं। प्रशांत के दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा और वो दोनों झरने की तरफ जाने लगे। उसका अनुमान ठीक था। झरने के पीछे एक गुफा थी। दूर खड़ा क्षेत्रपाल प्रशांत और उस दोस्त को ध्यान से देख रहा था। जैसे ही उन दोनों ने झरने के पीछे गुफा का रास्ता ढूंढा, क्षेत्रपाल भी अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वहां चला गया। गुफा से निकलते ही सारे पार्टिसिपेंट्स गेम के अगले लेवल तक पहुंच गए थे। इसी तरह अगले लेवल में भी अपनी बहादुरी दिखाते हुए प्रशांत गेम के आखिरी लेवल तक पहुंच गया। प्रशांत ने देखा कि आखिरी लेवल में बहुत ही कम पार्टिसिपेंट्स बचे थे। वो सब लोग आखिरी मुकाबले के लिए तैयार थे। तभी वहां पर फिर से हवा में तैरते हुए लोग आ गए, जो एक खाली पालकी उठाए हुए थे। तभी एक अनाउंसमेंट हुई, ये गेम का आखिरी मुकाबला है। यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स के अलावा शैतानी आदमी भी हैं जो भूतों को खाते हैं। अगर तुम्हें हिम्मत वाला जल्लाद बनना है तो एक शैतानी आदमी को मारना होगा। जो जितने ज्यादा शैतानी आदमियों को मार पाएगा, उसको उतने ही ज्यादा इनाम मिलेंगे और सबसे ज्यादा शैतानी आदमियों को मारने वाला ही हिम्मत वाला जल्लाद बनेगा। इतना कहने के बाद वो अनाउंसमेंट बंद हो गई। प्रशांत ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहां आसपास कई सारे पहाड़ थे। प्रशांत ने देखा कि वहां पर कुछ लोग घास पर सो रहे थे और अजीब तरह का सन्नाटा छाया हुआ था। प्रशांत ने अपने बगल में देखा तो उसे पता चला कि उसका दोस्त भी कहीं गायब हो गया था। अब वो एकदम अकेला था। उसने इधर उधर नजर घुमाई तो उसे एक सोया हुआ आदमी दिखाई पड़ा। प्रशांत कुछ दिनों पहले मौत की घाटी में एक शैतान आदमी से मुकाबला कर चुका था, इसलिए उसे पता था कि शैतानी आदमी कैसे दिखते हैं। वो पहचान गया कि उसके सामने सोया हुआ आदमी ही शैतानी आदमी था। अगर वो उसे मार दे तो वो उस गेम को जीत सकता था और साथ ही होरी को उसकी बलि भी चढ़ा सकता था। प्रशांत जिस काम के लिए आया था वो लगभग पूरा होने ही वाला था। वो धीरे धीरे उस सोते हुए शैतानी आदमी की तरफ बढ़ा। क्या प्रशांत उस शैतानी आदमी को मार पाएगा? क्या प्रशांत उस मुकाबले से जिंदा निकल पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का